हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में जो सिंथेसिस टॉपिक है, जिसे ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत पूछा जाता है, सिंथेसिस किसे कहते हैं, सिंथेसिस क्या होता है, और सिंथेसिस के अंतर्गत जो सेंटेंस है यानी कंपाउंड सेंटेंस है उसको हम कैसे बनाते हैं। तो आज हम इसे सिंथेसिस को भलीभांति समझते हैं और इससे बनने वाले सेंटेंसेस के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि अभी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सिंथेसिस को हिंदी में कहा जाता है संश्लेषण। अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं यानी परिभाषा को समझते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक नया वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है। जैसे दो सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस दो सेंटेंस, इसका हमें सिंथेसिस बनाना है। तो किस तरीके से बनाएंगे इन दोनों सेंटेंसेस को मिला करके। पहले इन दोनों का अर्थ समझ लेते हैं। आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो हमने दो सेंटेंसेस में अपनी बात को कहा, लेकिन अब हम इस बात को एक ही सेंटेंस में कहना चाह रहे हैं तो हम कह सकते हैं आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, मैंने एक ब्लाइंड मैन देखा, अंधा आदमी देखा। तो हमने देखा कि दोनों सेंटेंस को मिलाकर के हमने एक ही सिंगल सेंटेंस बना दिया है, इसी को सिंथेसिस कहा जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंथेसिस बनाते समय तीन प्रकार के वाक्य बनते हैं या तीन प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। अब तीन प्रकार के कौन कौन से बनते हैं? कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले अब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे आज की वीडियो में, फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्स बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। आइए चलते हैं, समझते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अगर कंपाउंड सेंटेंस को समझना है तो पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके 100% समझ में आएगा। अगर आपके वीडियो समझ में नहीं आए तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। 100% समझ में आएगा आपके। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय पर हमें कौन कौन से कंजंक्शंस का प्रयोग करना होता है। उन कंजंक्शन को हमें पहले निगाह डालनी है, उन पर दृष्टि डालनी है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय निम्नलिखित मुख्य कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। मुख्य का मतलब है कि और भी कंजंक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल उन्हीं कंजंक्शंस की बात हो रही है जो कि ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हमने इनका ब्लॉक बना दिया है ए बी सी और डी करके, तब हम इसको ए को समझते हैं। ए में लिखा हुआ है बट और यट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। यट का मतलब होता है तो भी या फिर भी। नंबर दो, अब यहाँ पर लिखा हुआ है बी में लिखा हुआ है और का मतलब या अथवा, अदरवाइज का मतलब नहीं तो अन्यथा, नाइदर नॉर न तो न। अब हम सी पॉइंट में देख रहे हैं कि सो का मतलब होता है अतः या इसलिए, देयरफॉर का मतलब भी होता है अतः या इसलिए, और फॉर का मतलब होता है क्योंकि। जैसे कि बिकॉज का प्रयोग भी क्योंकि के अर्थ में होता है, लेकिन उसका प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। तो फॉर का प्रयोग क्योंकि के अर्थ में होता है तो वह कंपाउंड सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट है आपका डी ब्लॉक है एंड और एज वेल एज का प्रयोग करके। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि ए बी सी और डी, अब हम इन्हीं के अनुसार रूल तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट पर चलेंगे, फिर बी पर, फिर सी पर, फिर डी पर, ऐसे हम पॉइंट पर चलते रहेंगे। आइए चलते हैं, हम एक एक करके समझते हैं। अब हमारी स्क्रीन पर आने वाला है रूल नंबर फर्स्ट। जैसा कि हम देख रहे हैं कि रूल नंबर ए दिखाई दे रहा है। अब हमें कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय निम्नलिखित मुख्य कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब कौन कौन से का प्रयोग किया जाता है, अभी हम ए पॉइंट को समझाएंगे, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, ऐसे समझेंगे। तो ए में लिखा हुआ है बट और यट का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो कब प्रयोग करते हैं? जब दो ऐसे वाक्य मिलते हैं जिन्हें पढ़ने से मालूम होता है कि दोनों वाक्यों में कोई विपरीत या उल्टी बात कही गई है, तो उन्हें बट या यट से जोड़ते हैं। उल्टी बात कही गई है, उल्टी कैसे, विपरीत बात कैसे कही गई है? ही इज रिच, वह धनी है। ही कैन नॉट बाई ए बाइक, वह बाइक नहीं खरीद सकता है। वह धनी है तो बाइक तो खरीदना चाहिए, उसको खरीद सकता है, जबकि इसमें कहा जा रहा है नहीं खरीद सकता है। तो ये हमें उल्टी बात नज़र आ रही है, विपरीत बात नज़र आ रही है। तो ऐसे वाक्यों को या तो बट से जोड़ देते हैं या फिर यट से जोड़ देते हैं।
जैसे कि ही इज़ रिच, वह धनी है, ही कैन नॉट बाई ए बाइक, वह बाइक नहीं खरीद सकता है। ही इज़ रिच, वह धनी है, लेकिन वह बाइक नहीं खरीद सकता है। अब लेकिन शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि उसमें विपरीत बात कही गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। ही इज़ द सन ऑफ ए प्रोफेसर, वह प्रोफेसर का बेटा है। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। भाई प्रोफेसर का बेटा है तो फेल नहीं होना चाहिए, लेकिन बात यहाँ पर हमें विपरीत नज़र आ रही है। तो ही इज़ द सन ऑफ ए प्रोफेसर यट ही फेल्ड, यट या बट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, लास्ट है, सी रैन वेरी स्लोली, बहुत तेज़ गति से दौड़ी। सॉरी, स्लोली लिखा हुआ है यहाँ पर। सी रैन वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे दौड़ी। सी वन द रेस, वह रेस को जीत गई। धीरे धीरे दौड़ी तो रेस को नहीं जीतनी चाहिए थी, बात विपरीत दिखाई दे रही है हमें। तो विपरीत बात दिखाई देने के लिए हमें यहाँ पर या तो बट का प्रयोग कर देते हैं या फिर यट का प्रयोग कर देते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं रूल नंबर सेकंड यानी बी नंबर, सो का प्रयोग, देयर फोर का और फॉर का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। जब दो ऐसे वाक्य मिलें जिन्हें पढ़ने से मालूम हो कि दोनों वाक्यों में कारण परिणाम का संबंध है, यानी कोई बात सीधी कही गई है। जैसे ही इज़ रिच, वह धनी है। ही कैन बाई ए बाइक, वह बाइक खरीद सकता है, तो सीधी बात कही गई है। धनी है इसलिए वो बाइक खरीद सकता है, तो इसलिए के लिए आप तो सो का प्रयोग कर देंगे या फिर देयरफॉर का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज़ द सन ऑफ ए प्रोफेसर, वह प्रोफेसर का बेटा है। ही पास्ड, वह पास हो गया, तो सीधी बात कही गई है, प्रोफेसर का बेटा है इसलिए वह पास हो गया। तो सो या देयरफॉर में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ फॉर का प्रयोग तो बताया ही नहीं है, फॉर का प्रयोग। तो जब हम फॉर का प्रयोग करते हैं तो हम इस तरीके से क्योंकि के अर्थ में ऐसे कर सकते हैं, पीछे वाले सेंटेंस को पहले ले आते हैं। ही कैन बाई ए बाइक, वह बाइक खरीद सकता है क्योंकि वह धनी है, तो पीछे वाले सेंटेंस को पहले ले आएंगे, पहले वाले को पीछे और बीच में हम फॉर लगा देंगे। सेंटेंस आपका कंपाउंड बन जाएगा। या फिर अगर हमें पीछे वाला भाग आगे और आगे वाला भाग पीछे नहीं करना है तो हम बीच में केवल सो या देयरफॉर में से कोई भी एक लगा सकते हैं। तो रूल नंबर ए में रूल नंबर बी में एक ही अंतर नज़र आया। रूल नंबर ए में आपको बताया गया था कि जहाँ विपरीत बात कही गई है तो उनको या तो बट से या फिर यट से जोड़ देते हैं, लेकिन जहाँ पर सीधी बात कही गई है, जैसे वह धनी है वह बाइक खरीद सकता है, तो सीधी बात है तो यहाँ पर सो या देयरफॉर में से किसी का प्रयोग कर देते हैं। अब हम समझते हैं रूल नंबर सी नंबर, यानी नाइदर नॉर का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस कब बनाया जाता है। नाइदर नॉर को हिंदी में कह देते हैं न तो न। जब दोनों वाक्य नेगेटिव होते हैं तो ऐसे वाक्यों में नाइदर नॉर का प्रयोग किया जाता है और नॉट को हम हटा देते हैं। कैसे हटा देते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ही डिड नॉट हेल्प रवि, उसने रवि की मदद नहीं की। ही डिड नॉट हेल्प राजू, उसने राजू की मदद नहीं की। देख रहे हैं इसमें भी डिड नॉट का प्रयोग है, इसमें भी डिड नॉट का प्रयोग है, तो दोनों ही ये डिड नॉट हम हटा देंगे। तो यहाँ पर अलग अलग क्या हैं, रवि और राजू दोनों अलग अलग हैं, तो नाइदर रवि नॉर राजू, इसको हम नाइदर नॉर से जोड़ देंगे। और डिड को जब हम हटा देते हैं तो हेल्प का हेल्पड हो जाएगा। दोबारा समझते हैं, डिड नॉट को हटा देते हैं और यहाँ पर बचता है ही हेल्प और ही हेल्प, तो ही हेल्पड कर दिया क्योंकि डिड को हटाते हैं तो सेकंड फॉर्म हो जाती है। और जो अलग अलग हैं रवि और राजू, उनको हम नाइदर नॉर की सहायता से जोड़ देंगे, नाइदर रवि नॉर राजू। नाइदर नॉर की सहायता से कंपाउंड कैसे बनाया जाता है, इसको हम पुनः समझ के देखते हैं। यदि दोनों वाक्य नेगेटिव होते हैं तो ऐसे वाक्यों को नाइदर नॉर की सहायता से जोड़ा जाता है, और दोनों वाक्यों में जो अलग अलग दिखाई देते हैं उन्हें नाइदर नॉर की सहायता से जोड़ देते हैं। दोनों वाक्यों में नॉट जो लगा होता है उसे हम हटा देते हैं। अब कैसे हटाते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, ही डिड नॉट सी द ताजमहल, उसने ताजमहल नहीं देखा। ही डिड नॉट सी द रेड फोर्ट, उसने रेड फोर्ट नहीं देखा। तो डिड नॉट को तो हम हटा ही देंगे। जब डिड नॉट को हटाएंगे तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी ही सॉ। अब इसमें द ताजमहल और द रेड फोर्ट दिखाई दे रहा है, उनको हम नाइदर नॉर से जोड़ देंगे, नाइदर द ताजमहल नॉर द रेड फोर्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रितु इज़ नॉट अ डॉक्टर, रितु एक डॉक्टर नहीं है। सी इज़ नॉट अ टीचर, वो एक टीचर नहीं है। तो यहाँ पर अलग अलग देख रहे हैं कि इसमें भी नोट का प्रयोग है, इसमें भी नोट का प्रयोग है, तो नाइदर नॉर की सहायता से ही कंपाउंड बनेगा।
तो रितु इज़ नाइदर ए डॉक्टर नॉर ए टीचर, क्योंकि डॉक्टर और टीचर दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो इससे पहले नाइदर लगा देंगे और टीचर से पहले नॉर लगा देंगे। पहले वाले शब्द से पहले नाइदर लगाते हैं, दूसरे वाले से पहले नॉर लगाते हैं। अभी नाइदर नॉर का एक एग्जाम्पल और समझते हैं। रितु इज़ नॉट अ डॉक्टर, रितु एक डॉक्टर नहीं है। अवनीश इज़ नॉट अ डॉक्टर, अवनीश एक डॉक्टर नहीं है। तो इसमें रितु और अवनीश दोनों अलग अलग हैं, तो इनको नाइदर रितु नॉर अवनीश इज़ अ डॉक्टर। यहाँ पर नेगेटिव जो वर्ड है नॉट को हम हटा देते हैं, क्योंकि नाइदर नॉर में ही नेगेटिव सेंस छिपा हुआ होता है। अब हम देख रहे हैं रूल नंबर डी, यानी और अदरवाइज की सहायता से कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें विकल्प यानी चॉइस का भाव होता है अथवा धमकी का भाव होता है, तो ऐसे वाक्यों को और या अदरवाइज से जोड़ते हैं। जैसे गिव मी योर गोल्ड चेन, तुम मुझे अपनी गोल्ड चेन दे दीजिए। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो इसमें धमकी दी जा रही है, तो इसमें आपको बीच में बस अदरवाइज लगाना है। कैसे लगाना है? गिव मी योर गोल्ड चेन, इसी को लिख लिया हमने सेम, फिर बीच में लगा रही है अदरवाइज, फिर लिख दिया आई विल किल यू, आई विल किल यू, सेंटेंस हो गया। मुझे अपनी गोल्ड चेन दे दो अन्यथा मैं आपको मार डालूंगा, क्योंकि अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो या अन्यथा। रन फास्ट, तेज दौड़ो। यू विल मिस द ट्रेन, आपसे रेलगाड़ी मिस हो जाएगी। तो आपके पास में दो चॉइस हैं, या तो तेज दौड़िए या फिर आपसे रेलगाड़ी निकल जाएगी। तो इसको और से जोड़ देंगे। नेक्स्ट है सिट ईयर, यहाँ पर बैठ जाओ। गो अवे, चले जाओ। या तो यहाँ बैठ जाइए या फिर चले जाइए। तो दो विकल्पों में से एक विकल्प है, तो और या अदरवाइज में से कोई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर और का प्रयोग हमने कर दिया है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हैं। सामान्य तौर पर वैसे तो कोई ट्रिक नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसमें एक ट्रिक बताई जा रही है। अगर इनमें से कोई भी एक सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो सामान्यतः वह अदरवाइज या और से जुड़ जाता है, यानी उसमें या तो विकल्प का भाव होता है या फिर कोई ना कोई धमकी दी जाती है। नेक्स्ट रूल आता है अभी आपके सामने, रूल नंबर ई, एंड या एज वेल एज का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। जैसे अभी हमने बट और यट का बताया था, रूल नंबर ए में बताया था। बट और यट का प्रयोग तब करते हैं जब दो बातें विपरीत होती हैं, उल्टी होती हैं। नंबर दूसरा बताया था सो या देयरफॉर का। सो और देयरफॉर का तब प्रयोग करते हैं जब जहाँ सीधी बात की जाती है। जैसे वह प्रोफेसर का बेटा है, वह पास हो गया, वह प्रोफेसर का बेटा इसलिए पास हो गया। फिर आपका नाइदर नॉर का प्रयोग बताया था और अदरवाइज का बताया था। नाइदर नॉर का प्रयोग केवल उन्हीं में होता है जब दोनों वाक्य नेगेटिव होते हैं, यानी नोट वगैरह लगा होता है। अब रूल नंबर ई आता है, दो सामान्य कथनों को जोड़ने के लिए एंड या एज वेल या नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। दो सामान्य कथन, जैसे ही गेव मी ए पेन यस्टरडे, उसने कल मुझे एक पेन दिया। आई रिटर्न इट टुडे, आज मैंने इसको वापस कर दिया। तो इसमें दो सामान्य कथन हैं, उसने मुझे दिया, मैंने वापस कर दिया। उसने मुझे कल एक पेन दिया और आज मैंने इसे वापस कर दिया। तो और के लिए यहाँ पर एंड का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ से आगे हम देख रहे हैं रूल नंबर एफ। वैसे तो हमने आपको रूल नंबर ए, बी, सी, डी और ई आपको जो बताएं उनसे ही काम चल जाएगा, लेकिन कभी कभी इसमें से भी पूछ लिया जाता है। आइए चलते हैं, इसके बारे में भी पूरी जानकारी लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं हु, हुम, हुज, विच, इनका प्रयोग करके भी कंपाउंड सेंटेंस बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं इनको हम पूरी तरीके से समझ लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हु, हुम और हुज, इन तीनों का प्रयोग तो किया जाता है व्यक्तियों के लिए। विच का प्रयोग किया जाता है निर्जीव के लिए। तो देखिए, आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। तो इसकी पहचान क्या है? हुम, हुज की पहचान क्या है? पहले वाक्य में तो नाउन आता है, जैसे मैन लिखा हुआ है, और फिर दूसरे वाक्य में उसी नाउन के लिए प्रोनाउन आता है। जैसे मैन लिखा हुआ है तो उसके लिए यहाँ पर ही का प्रयोग कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ही किसके लिए आ रहा है? मैन के लिए। तो जब ही दिखाई दे रहा है तो हम उसे ही को हटा करके वहाँ पर हु लगा देते हैं। आई सॉ ए मैन हु वाज ब्लाइंड, यहाँ पर ही को हटा दिया, सेंटेंस बन गया। अगर यहाँ पर मैन की जगह पर वुमन या किसी स्त्रीलिंग का किसी का प्रयोग होता
तो यहाँ पर सी लगा होता ही के स्थान पर, तो भी हम हु का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। आई लव हिम, मैं उससे प्रेम करता हूँ, तो हिम शब्द आ रहा है मैन के लिए। जब सेंटेंस में शुरू में व्यक्ति आता है यानी पुरुष आता है तो उसके लिए हिम आता है, तो उसे हम हुम से जोड़ देते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय। नेक्स्ट है आई सॉ ए मैन, हिज नेम वॉज विकास, तो हिज शब्द किसके लिए आ रहा है, मैन के लिए आ रहा है, तो हिज शब्द हमें दिखाई देता है तो उसको उससे जोड़ देते हैं। आई सॉ ए मैन हुज नेम वॉज विकास, जिसका नाम विकास था। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। इट इज़ कॉस्टली, तो हम देख रहे हैं कि पेन के लिए यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है। जब निर्जीव आता है तो निर्जीव के लिए हम विच का प्रयोग कर देते हैं इट के स्थान पर, जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं। लेकिन मुख्य इम्पोर्टेंट जो बात है, ये बात ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे हमें हु, हुम, हुज या विच जो दिखाई दे रहा है, इससे पहले कॉमा लगाना पड़ता है। अगर यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया तो वह कंपाउंड सेंटेंस नहीं बनेगा, फिर तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अगर हम इस कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं, जो हमें कॉमा दिखाई दे रहा है, तो यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो अभी हमने यहाँ पर कुछ रूलों को देखा, उन रूल्स के माध्यम से हम कंपाउंड सेंटेंस को बनाना बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आई हो तो आप एक बार वीडियो को पुनः देखिए, फिर भी न समझ में आने पर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं कि इस रूल में हमें समस्या आ रही है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।